आज हम कक्षा 8 हिस्ट्री इतिहास की बुक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इतिहास के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। इसके जनक कौन है, इतिहास का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इतिहास का जो मीनिंग देख लेते हैं। पहले इति प्लस हासिल मिलकर जो ये वर्ड बना है इतिहास, इसका मतलब होता है इति का जो अर्थ होता है वो इस प्रकार, हास का अर्थ होता है घटित हुआ होगा, और जो हिस्ट्री है इसका है स्टोरिया, जो एक वर्ड है यूनानी वर्ड, उससे लिया गया है ये स्टोरी वर्ड। ठीक है, इसका अर्थ होता है जानना, ज्ञात करना है, सत्य की खोज करना। ठीक है, इतिहास का जो मीनिंग है ना वो है इस प्रकार घटित हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हमने देखा नहीं है ना किसी चीज़ को। हम बस जो हमें स्रोत मिलते हैं उनसे हम आइडिया लगाते हैं कि हाँ भाई इस प्रकार ऐसा हुआ होगा। इतिहास के जनक के बारे में यदि बात करते हैं तो इतिहास का जो जनक है वो एक यूनानी विद्वान है, हेरोडोटस। उन्हें इतिहास का जनक बोल माना जाता है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरी का नाम की। ठीक है, अब हम इतिहास का वर्गीकरण देखते हैं तो हम थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। तो इतिहास का वर्गीकरण हम 3 कालखंडों में करते हैं। एक तो प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत, एक आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के बारे में फर्स्ट कक्षा 6 की बुक में है, और मध्यकालीन भारत के बारे में कक्षा 7 की बुक में है, और आधुनिक भारत के बारे में कक्षा 8 की बुक में है। आज हम कक्षा 8 का फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक कथन कैसे कवर कहाँ देखने वाले हैं, लेकिन उसके कुछ टर्म्स है। देखो, देखिए फर्स्ट चैप्टर में है ये है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो यही मानते हैं कि जो इतिहास है ना, हम इतिहास का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में 90% लोगों के माइंड में यही आता है कि इतिहास बहुत उबाऊ सब्जेक्ट है, बहुत उबाऊ उम, क्या है विषय है। ये इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा तारीख ही रटनी पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हर तारीख इम्पोर्टेंट होती है और हमें हर तारीख क्या रटना ज़रूरी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखिए, कौन सी तारीखें हमें याद रखनी चाहिए, कौन सी नहीं। देखिए, एक उदाहरण से देखते हैं। हमें ये नहीं पता ना कि जो चाय है हम भारतीयों के ज़बान पर कब चढ़ा इसका स्वाद। हमें ऐसे नहीं बता सकते ना कि भाई सारे भारतीय एक सुबह सवेरे उठे और उन्हें एक साथ चाय पी इस तारीख को, हम ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, ये धीरे धीरे हमारे ज़बान पर चढ़ा था इसका स्वाद। पहले ये अंग्रेज पीते थे, लेकिन धीरे धीरे हम भारतीयों को ज़बान पर ये स्वाद चढ़ा। और ऐसे हम ये नहीं बोल सकते कि रेल का आविष्कार कब हुआ। ठीक है, हम ऐसे भी नहीं जान सकते कि जो रेलगाड़ी होती है, ट्रेन होती है, उसका आविष्कार इस डेट को ही हुआ था। ठीक है, इसलिए हमें हर ये नहीं बोल सकते हम कि हर किसी के लिए डेट रटना ज़रूरी होता है, नहीं। देखिए, जो मान लीजिए रेलगाड़ी का आविष्कार है। ठीक है, जो रेलगाड़ी होती है, ट्रेन होती है, मान लीजिए उनका आविष्कार उनको जो सबसे पहले जब बनाया जा गया होगा, तब वो मान लीजिए 2 साल में बनाया गया हो। और फिर उस टाइम पीरियड से हम एक टाइम पीरियड सेट करते हैं। देखो, जैसे हम टाइम पीरियड सेट कर लेते हैं कि मान लीजिए 1 दिन से और 10 दिन, हम एक बीच पे एक डेट तारीख नहीं बता रहे, लेकिन 1 तारीख से 10 तारीख तक ये काम हुआ। तो हमें इसके लिए कोई एक डेट नहीं बता रहे कि ये 5 तारीख को हुआ, कि 6 तारीख को हुआ, कि कौन से सन में हुआ। नहीं, हम ऐसे नहीं बता सकते ना, क्योंकि हर किसी के लिए एक डेट याद करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, देखिए, हम कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो हम ध्यान देते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हमें हमारा जन्मदिन हमेशा याद रहता है, हमें हमारी जन्मतिथि याद है। ठीक है, सबको याद होती है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि पड़ोसी की जन्मतिथि क्या है, और हमें वो जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नहीं समझते कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें हमारी जन्मतिथि ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। इसी प्रकार हम कुछ ऐसी डेट होती है, ऐसी तारीखें होती है, ऐसी सन होती है जो हमें जानने बहुत ज़रूरी होती है, उन्हें रटना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास में केवल ये रटना यही चलता है। ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मानो ये आर्ट्स ही नहीं लेते हैं, और तो है जो है आर्ट्स ही नहीं लेते इस डर से कि भाई इसमें हिस्ट्री आएगा, और मतलब उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है ना हिस्ट्री के बारे में या फिर और सब्जेक्ट्स के बारे में। तो वो आर्ट्स ही नहीं लेते बहुत, कि उसमें तो सन रटना पड़ेगा, उसमें तो तारीखें रटनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा है हम कैसे तय करें कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे 1817 में, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक और दार्शनिक जेम्स मिल। उन्होंने क्या किया था, भारतीय जो इतिहास था उन्हें 2 कालखंडों में
क्या किया, उन्होंने विभाजित किया था भारत उसका, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। उन्होंने क्या बताया था कि भारत का जो इतिहास है वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, सॉरी, 3 कालखंडों में उन्होंने बांटा था। भारत का जो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, सॉरी मैंने अभी 2 बोला था। तो उन्होंने क्या बताया था कि हिंदू, मुस्लिम और क्या, ब्रिटिश, ठीक है। उसने क्या बताया था कि केवल 3 कालखंडों में भारत के जो इतिहास है उसको क्या उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा। और जो जेम्स मिल है उन्होंने यही बताया था कि भारत का इतिहास जो है वो 3 कालखंडों में है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने मान लिया था कि हाँ भाई ये सच है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों या फिर उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो हमारे सहारे हम समय को बांटते हैं, जिनके सहारे हम समय को बांट लेते हैं, ठीक है। ये शब्द अतीत के बारे में अब हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच क्या क्या बदलाव हुए और हमें क्या क्या महत्वपूर्ण है उस बदलाव में। मीर को ये लगता था कि जो सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है, ठीक है। वो ये समझते थे कि यूरोप से पीछे है और सब, ठीक है। तो उनको क्या लगता था कि इतिहास की समझ उनकी इतनी समझदारी थी कि भारत में अंग्रेजों का आने से पहले वो क्या मानते थे कि हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलाबाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल हिंदू और मुस्लिम ही है, नहीं, ऐसा नहीं था। उनकी जो ये सोच थी वो बहुत गलत थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भाई पहले ब्रिटिश शासन से पहले जो भारत था वो तानाशाही थे, तानाशाहों का राज था उस टाइम। या फिर हिंदू मुस्लिम के जो राजा थे वो भ्रष्टाचार, अंधविश्वासी थे, नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल हिंदू और मुस्लिम के ही राजा हुआ करते थे। हमारा जो देश है भारत, वो हमेशा से विविधतापूर्ण देश है, ठीक है। इसमें सभी धर्मों के अनुयायी है, सभी धर्मों के पहले राजा हुआ करते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे जो भारत है पहले अंधविश्वास था, लेकिन ये सब अपनी अपनी सोच होती है। वो एक ब्रिटिश था तो उसकी सोच यही थी, देखिए। और हम ध्यान लेते हैं औपनिवेश क्या होता है। तो औपनिवेश जो होता है मतलब जो पहले अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उन्होंने शासन जमाने के लिए क्या हमसे राजस्व कर वसूलते थे, हमसे मनचाही खेती करवाते थे, अपनी क्या करते थे, यहाँ से वस्तुओं को सस्ते में लेते थे और बाहर क्या करती अपनी और बाहर जाकर क्या महंगी महंगी वस्तुओं को वहाँ महंगी बेचते थे, अपने यहाँ से क्या सस्ते दाम में लेते थे और वहाँ महंगे दाम में बेचते थे। ऐसे मतलब उन्होंने हम पे बहुत अपनी मनमानी चलाई थी, ठीक है। मतलब वो हम पे दबदबा अपने दबदबे से इस तरह के राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक संस्कृत बदलाव आते हैं तो इसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। किसको? जब एक देश पूरे देश के मतलब दूसरा कोई देश है वो एक देश पर दबदबे से राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक में बदलाव लाते हैं तो उसे औपनिवेशिक कहते हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं आगे कि हम किस तरह जान सकते हैं इतिहास के बारे में। देखिए, जो प्रशासन अभिलेख, ठीक है, ये तैयार करता है, ठीक है। ये क्या होता था पहले, जो अंग्रेज होते थे ना उनमें एक बात होती थी कि वो क्या अपनी सारी सहमति, जांच, साफ सफाई वगैरह जो भी हर योजना, नीतिगत फैसले वो क्या करते थे, एक डायरी, एक अभिलेख तैयार करते थे उसका, ठीक है। उससे हमें क्या इतिहास को जानने की क्या हमें इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। पहले वो कोई किसी भी मतलब या तो तहसीलदार के दफ्तर या कलेक्ट्रेट वगैरह नहीं, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे, वहीं पर ही आप क्या उन अभिलेखों को रखते थे। और जो क्या ये हर नियम कानून जो भी कुछ बनाते थे ना तो उसमें अपने एक डायरी में मतलब अपना अभिलेख बनाते थे, उसे अभिलेखागार में रखते थे, ठीक है। तो इससे हमें अब क्या होता है कि इतिहास को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो, क्योंकि हम इतिहास को अच्छे से जान सकते हैं। काफ़ी हद तक, अच्छे से तो नहीं लेकिन हम काफ़ी हद तक अंग्रेजों की सोच या फिर अंग्रेजों की नीति इनके बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उनके सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व।
तो सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व इसका मतलब है कि अंग्रेज जो होते थे ना, उनका ये मानना था कि यदि किसी देश पर हमें शासन करना है तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या मानना था उनका कि यदि हमें किसी देश पर, किसी जगह पर, किसी क्षेत्र पर शासन करना है तो उस जगह या उस देश के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो क्या करते थे, जब सर्वे करते थे, सर्वेक्षण करते थे, ठीक है। क्या करते थे, ऐसे देखते थे कि किधर के लोग क्या खाते पीते हैं, ठीक है, कहाँ के लोग क्या पहनते हैं, कैसा रहन सहन है, कैसी वहाँ की भूमि है, किस भूमि में किस प्रकार की खेती होती है, इस प्रकार वो हर चीज़ का सर्वे किया करते थे ताकि उन्हें शासन करने में आसानी हो सके, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है ये है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। तो जो अधिकृत रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उनसे हमें क्या पता नहीं चलते, अधिकृत जो रिकॉर्ड्स होते थे अंग्रेजों के, इनसे हमें अंग्रेजों के बारे में पता चल जाता है, ठीक है, कि उनकी कैसी नीति रही होगी, वो किस प्रकार की सोच के रहे होंगे। लेकिन हमें हमारे भारतीयों के मन में क्या था, हमारे भारतीयों की स्थिति क्या थी, इसका पता नहीं लगता इसमें, ठीक है। हम इसका पता नहीं लगा सकते कि हमारे भारतीय जो गरीब मजदूर थे वो क्या सोचते थे, उन्होंने किस, अंग्रेजों ने किस तरह उन पर अत्याचार किए, मतलब ऐसा कुछ नहीं, हम पता नहीं चलता हमें, ठीक है। तो इस बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता। थैंक यू। और आगे हम बुक में भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे। बस ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था इसका। तो